में बात करेंगे मस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में, मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं हम उनकी बात करेंगे। एनसीईआरटी में ये जो डिसऑर्डर्स हैं सिर्फ एक या दो लाइन में समझा रखे हैं, तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उतना इस वीडियो में जानेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस से, माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो सेल्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे WBC, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट वगैरह और एंटीबॉडीज, वो हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दें, हमारी ही बॉडी की जो अपनी सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें। तो इस डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है कि एक एंटीबॉडी है जिसका नाम है IgG, और ये जो एंटीबॉडी है वो बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरॉन से आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ, और तब जाकर जो है सिग्नल आगे की तरफ बढ़ता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है जैसा सिग्नल वहां पे पहुंचा है उस हिसाब से। तो अब ये IgG जो है वो एक रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करती है। ये डिस्ट्रॉय करती है एसिटाइल कोलिन, जो कि एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होता है एक रिसेप्टर से। मसल को पता कैसे चलेगा कि उसके पास कोई सिग्नल आया है? ऑफ कोर्स जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो आके बाइंड करता है रिसेप्टर से, और फिर ये जो सिग्नल आगे की तरफ बढ़ता है। अब रिसेप्टर ही नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर कितना भी क्यों ना हो, वहां पर कोई भी सिग्नल जो है मसल के पास में नहीं पहुंचेगा। तो ये जो ACH यानी एसिटाइल कोलिन है जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल करवाता है, उसके रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने का काम जो है IgG जो है वो करती है। इसका रिसेप्टर जो है इस डिजीज के अंदर जो खत्म हो जाता है, इसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस में पैरालिसिस वाली कंडीशन बन जाती है। यानी कोई पर्सन अपनी मसल को, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल को अपनी मर्जी से नहीं चला पाता क्योंकि उसके पास सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा। इसके अलावा काफी सारे सिम्टम्स और भी हैं, जैसे कि मसल का फैटीग होना, थक जाना जल्दी, मसल की वीकनिंग होना, एंड एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस होना। तो ये है माइस्थेनिया ग्रेविस। चलिए बात करते हैं अगली डिसऑर्डर के बारे में जो कि है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजीज है बेसिकली जेनेटिक डिजीज के अंदर इसे हम काउंट करते हैं। जेनेटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि जीन्स के थ्रू रेगुलेटेड होती हैं, और जीन्स के अंदर थोड़ी बहुत भी अगर किसी टाइप की म्यूटेशन आ गया या फिर बदलाव आ गया, उसकी वजह से बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो भी बदल जाता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पहले तो वर्ड का मतलब क्या है? मस्कुलर से बेसिकली मतलब होता है मसल्स, और डिस्ट्रोफी का मतलब होता है डीजनरेट करना। यानी अगर एक पर्सन की मसल जो है वो डीजनरेट करना शुरू कर दें तो हम बोलते हैं कि उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को देखें तो यहां पे देखो जरा, इसका मस्कुलर टोन जो है ये, और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले पर्सन का जो मसल की टोन है वो कुछ ऐसी दिखेगी। एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जो जीन्स मसल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन जो है आगे चलकर मसल की फॉर्मेशन करते हैं, इन जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पाते, और एज ए रिजल्ट मसल भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो ये है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। करते हैं टेटनी की। टेटनी एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर बहुत रैपिड स्पैज्म आते हैं। तो टेटनी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं रैपिड स्पैज्म। इस टेटनी को टेटनस से कंफ्यूज मत करना। टेटनस इज अ डिफरेंट डिजीज और टेटनी जो है वो एक अलग डिजीज है। टेटनी में बेसिकली होता क्या है कि मसल जो है वो इनवॉलेंटरली कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी पर्सन नहीं चाहता फिर भी जो है उसकी स्केलेटल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और टेटनी को एक और नाम है, टेटनी को बोला जाता है हाइपो कैल्सिमिक टेटनी, क्योंकि इस डिजीज के होने का कारण होता है, हाइपो का मतलब है कम, कैल्सिमिक का मतलब होता है कैल्शियम।
तो जब बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाती है, और कैल्शियम जो है आयन, वो अगर आपको पता है नर्व सिग्नल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम का, नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। ये एक टिपिकल टेटनी के पर्सन की कंडीशन है, जिसमें ये जो जिस तरीके का यहाँ पे इसने पोस्चर ले रखा है हैंड का, वो वॉलेंटरीली नहीं है, ये इनवॉलेंटरीली है। यानी आपकी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहती, वो आपकी मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ये होता है टेटनी में। बात करते हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस का मतलब होता है, अर्थ वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है जॉइंट्स, और मेडिकल में आइटिस वर्ड अगर कहीं पे लग जाता है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना यानी सूज जाना। अर्थराइटिस वैसे एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अर्थराइटिस के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जो आप अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं जरूर सुनोगे। अर्थराइटिस की बात करें तो सिंपली अगर बोले तो ये है जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन। थोड़ी सी अगर बात कर लें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स जहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जैसे कि एक एग्जांपल साइनोवियल जॉइंट का है नी जॉइंट। और नी जॉइंट में अगर मान लो कि ये जो लेयर जो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होती हैं, अगर वो डैमेज हो जाएं। इसके अलावा एक डिजीज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो एक टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है, ज्यादातर ये उंगलियों में देखने को मिलता है। तो जैसे ये जो यहां पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर डीजनरेशन हो जाता है कार्टिलेज का। अब ये जो डीजनरेशन है, मैंने बोला कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। तो बेसिकली ये जो डीजनरेशन है ना, इसे करने में एक एंटीबॉडी काम करती है जिसका नाम है IgM। तो बेसिकली होता ये है कि ये मान लीजिए आपका जॉइंट, ये यहां पे दो बोन और दो बोन, इनके आउटर सरफेस पे ऐसे ये जो ग्रीन कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये है कार्टिलेज। अगर इन कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करे आके ये एंटीबॉडी, तो जो कंडीशन होगी वो होगी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नाम हमें सजेस्ट करता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स हो जाने। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली बोन के अंदर जब कैल्शियम की डिपोजिशन कम होती है, इस वजह से होता है। अब ये है एक हेल्दी बोन, जिसमें आप जो ये पोर्स देख रहे हैं ये काफी छोटे छोटे होते हैं। एक नॉर्मल बोन में भी पोर्स होते हैं, लेकिन ये देखिए एक ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें पोर्स कितने ज्यादा बड़े बड़े हैं। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं एक नॉर्मल बोन कुछ ऐसी नजर आएगी, और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन जो है वो कुछ ऐसी नजर आएगी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, फीमेल्स के अंदर, और खासकर फीमेल्स जिनकी एज जो है वो 50+ है। क्या रीजन है इस बात का? 50+ एज से ज्यादा जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जो है जैसे ही मेनोपॉज आता है फीमेल्स के अंदर, यानी उनकी बॉडी जो है अब ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही, उसके बाद में एस्ट्रोजन डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और जैसे एस्ट्रोजन डिक्रीज करता है, वैसे ही जो बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन कम होता है, साथ में जो बोन है वो वीक हो जाती है। ज्यादा बोन के अंदर पोर्स होने की वजह से बोन वीक रहती है और बोन के टूटने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस। और एस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज होना फीमेल्स के अंदर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बात करते हैं गाउट। और गाउट एक ऐसी डिजीज है जो कि बेसिकली तो एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज है ये, और इसके अंदर किडनी भी इन्वॉल्व होती है। जो किडनी है हमारी, अगर वो अपना काम अच्छे से ना कर पाए, किसी भी कारण से हो सकता है किडनी में कोई समस्या हो, तो किडनी का काम होता है यूरिया को बाहर निकालना, यूरिया को एक्सक्रीट आउट करना। लेकिन मान लीजिए कि किडनी वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही, तो ये जो यूरिया है पूरी तरीके से बाहर नहीं जा पाएगी। अब यूरिया जो है बॉडी के अंदर कन्वर्ट होगी यूरिक एसिड में, और ये जो यूरिक एसिड है ब्लड के थ्रू अलग अलग जगह पर जो है वो पहुंचेगा, और यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल जो बन जाएंगे थोड़े टाइम के बाद में, वो
जॉइंट्स के बीच में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि इस इमेज में दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर ये इस पर्सन का टो जो है बहुत ज्यादा स्वेलअप है, सूज गया है। एक्चुअल में कंडीशन ये बनी हुई है, ये जो येलो पोर्शन यहां पे आप दिख रहे हो, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली यूरिक एसिड है जो कि जमा हो गया है जॉइंट्स के बीच में। यूरिक एसिड जो है वो बहुत इजीली जमा हो जाता है